नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ऋषिकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दिसंबर 2021 का संस्कृत का प्रश्न पत्र, वो भी जो भाषा द्वितीय के रूप में आया था और उसका दूसरा खंड। पहले खंड में हमने आपके पैराग्राफ को हल करवा दिया था। जो अनुच्छेद आते हैं वो पहले वाले खंड में हम हल कराते हैं, वो आपको हम बता चुके हैं। और आज दूसरा खंड है और दूसरे खंड में आज हम लेकर के आए हैं आपका जो पेडागॉजी के प्रश्न होते हैं 15 वो वाले। और ये द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र है, प्राइमरी स्तर का प्रश्न पत्र है, दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र है। कल से आपको रेगुलर एक क्लास मिलेगी जो होगी लक्ष्य भेदक सीरीज के अंतर्गत। हमने आपको बता रखा है लक्ष्य भेदक सीरीज में हम पीवाईक्यू के माध्यम से आपके पेडागॉजी के टॉपिक्स को हल कराएंगे। पीवाईक्यू के माध्यम से हल कराने का तात्पर्य है कि इससे हम इस चीज को समझ पाएंगे कि पहले कौन कौन से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जा चुके हैं। और साथ ही आपको इन वीडियो में मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब पुराने क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो हम हल करवाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर भी प्राप्त होंगे और इससे आपका लाभ भी मिलेगा। तो आज हम इसको हल करवाते हैं और कल से आप लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और शाम को 7 बजे लक्ष्य भेदक सीरीज आपको प्राप्त होगी। उसको आप कंटिन्यू 7 बजे से कंटिन्यू आपको मिलेगी, 7 बजे प्रतिदिन मिलेगी। आप देखेंगे उसको, बस जो अवकाश बीच में मिलेंगे उनको नहीं, अवकाश के दिन नहीं होगा। ठीक है, तो समय का विलंब न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो लिखा हुआ है द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र। हम बताते हुए चले आ रहे हैं बार बार कि पंचम भाग लिखा होगा वो द्वितीय भाषा का है, चतुर्थ भाग लिखा होगा वो प्रथम भाषा का है, और 121 से 150 लिखा हुआ है ये द्वितीय भाषा का है, 91 से 120 लिखा हुआ है ये प्रथम भाषा का है। तो 121 से 135 तक करवा चुके हैं, 136 से 150 हल करवाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन स्वग्रंथे चामस्की महोदयन प्रतिपादितम। थोड़ा आराम से बोलते हैं और आप लोग देखिए कैसे हम पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आपको पढ़ना भी है, उसी के आधार पे आप पढ़ना सीख भी सकते हैं। कि स्वग्रंथे का मतलब अपने ग्रंथ में, स्वग्रंथे लिखा है, पहली चीज तो स्व लगा है, स्व शब्द का अर्थ होता है अपने और ग्रंथे शब्द का अर्थ होता है ग्रंथ में। तो स्वग्रंथे का मतलब हो जाएगा अपने ग्रंथ में। हम कल आपको बताया था कि जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा लगी होती है उसके साथ हिंदी में और पर जोड़ देते, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप हो जाता वो, और सप्तमी विभक्ति के कारक के चिन्हों में या पर जुड़ता है। तो स्वग्रंथे का मतलब हो जाएगा अपने ग्रंथ में। चामस्की महोदयन, चामस्की एक दार्शनिक रहे हैं, शिक्षा शास्त्री रहे हैं और इन्होंने कुछ प्रतिपादित किया है। तो इस प्रश्न का की प्रकृति यही है, प्रश्न का अर्थ यही है कि अपने ग्रंथ में चामस्की महोदय ने क्या प्रतिपादित किया है, चामस्की महोदय के द्वारा अपने ग्रंथ में क्या प्रतिपादन किया गया है। अब 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक चीज प्रतिपादन क्या है आप प्रश्न के अंतिम में जरूर देखेंगे और बार बार देखेंगे, 1000 बार देखेंगे। ध्यान रखना है कि प्रश्न के अंत में जरूर देखना, आपको उसको ध्यान से पढ़ना। पूछो क्यों? इसलिए कि वहां लिखा होगा प्रतिपादितम ना प्रतिपादितम, समीचीनम ना समीचीनम या असमीचीनम, समीचीनम अस्ति समीचीनम नास्ति, किम सत्यम अस्ति किम सत्यम नास्ति। ये जरूर देखोगे, देखोगे ना? हम बिल्कुल देखोगे। अगर ये देखोगे तभी आगे आप कर पाओगे, नहीं देखोगे तो समस्या होगी। समस्या क्या होगी? कहीं लिखा है उसमें कि ना स्यात, आपने उसमें ये स्यात और ना स्यात पर ध्यान नहीं दिया, खाली बागी प्रश्न पढ़ डाला। अब आपने ना स्यात पर ध्यान नहीं दिया और जो स्यात उसको कर डाला। स्यात का मतलब होगा, ना स्यात मतलब नहीं होगा। ठीक है, सत्यम असत्यम नहीं पढ़ा आपने, बाकी प्रश्न पढ़ डाला। असत्यम पर ध्यान नहीं दिया, वहां पर सत्यम सोच ले गए, पूरा प्रश्न पढ़ डाला, लास्ट में नहीं ध्यान दिया कि असत्यम पूछा या सत्यम पूछा, कर रहेंगे उल्टा हो जाएगा। इसलिए प्रश्न के अंत में जरूर देखो। हम बार बार आपसे कहते हैं, एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार कहते हैं, इसको जरूर देखो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ यह लिखा प्रतिपादितम किम प्रतिपादितम, अगर यहाँ लिखा होगा ना प्रतिपादितम तो ट्रेन में जहां पर लिखा होता है अस्ति मतलब है, प्रतिपादितम मतलब प्रतिपादन किया है, सत्यम मतलब सत्य है, उसका मतलब है कि उस वाक्य में 3 विकल्प गलत है, एक सही है। और जहां पर लिखा होगा नास्ति, ना प्रतिपादितम, ना समीचीनम, असमीचीनम, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसमें से एक विकल्प गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो आपको गलत ढूंढना है, नेगेटिव की ओर बढ़ना है, नकारात्मकता की ओर चलना है। और जहां पर अस्ति या सत्यम अस्ति समीचीनम अस्ति लिखा होता है वहां पर नकारात्मकता की ओर नहीं, सकारात्मकता की ओर देखना। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये लास्ट में जरूर देखना है। तो वही लिखा हुआ है कि अपने ग्रंथ में चामस्की महोदय ने क्या प्रतिपादन किया। हम चामस्की का नामो देखो कितना मजेदार आ रहा है, जैसे चुस्की वैसे चामस्की। हालांकि दार्शनिक हैं, ये शिक्षा शास्त्री रहे हैं, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है ना। और चलते हैं।
तो चामस्की ने क्या लिखा है, पहला कि अनुकरण आश्रित्य बालः भाषाम अवगच्छति। देखिए ये चारों विकल्प जो लिखे हुए हैं इसको पढ़ते हैं कि अनुकरण आश्रित्य बालः भाषाम अवगच्छति, मतलब अनुकरण को का आश्रय करके ही बालक जो है भाषा का अवगच्छन करते हैं। अवगच्छन शब्द का अर्थ होता है समझना, ये अवगच्छति लिखा हुआ है। अब देखो एक शब्दावली के आपके शब्दकोश में शब्दावली का विकास कर रहे हैं। अवगच्छति शब्द का मतलब समझना, जैसे कोई कहे, कोई किसी से पूछना समझते हो कि नहीं समझते हो, तो संस्कृत में बोलोगे अवगच्छति न वा, मतलब समझते हो या नहीं समझते हो। या जैसे कहना मैं समझ गया तो कहोगे अहम अवगच्छामि, मैं समझ गया। अवगच्छति अवगच्छामि इन शब्द का अर्थ होता है समझना। तो इसका मतलब ये अनुकरण आश्रित मतलब अनुकरण का आश्रय करके बालक भाषा को अवगच्छत मतलब समझते हैं, अनुकरण से भाषा को समझते हैं। अब क्या इसका प्रतिपादन किया है? अब सामान्य तौर पर ये समझते कि नहीं समझते हमसे उससे मतलब नहीं, हमसे मतलब है कि चामस्की ने क्या किया है। तो वैसे देखा जाए अनुकरण का आश्रय करके बालक भाषा को समझते हैं, लेकिन उतना नहीं समझते हैं जितना इन्होंने वर्णन किया है। दूसरा, वृत्ति निर्माणवत भाषा शिक्षणम, इन्होंने चामस्की के लिए दूसरा विकल्प दिया गया वृत्ति निर्माणवत। वृत्ति का मतलब यहाँ रोजगार से नहीं है, वृत्ति का मतलब यहाँ हैबिट से। हैबिट का मतलब होता आदत, तो आदत के निर्माण की तरह शिक्षण भाषा शिक्षण करना चाहिए, मतलब जैसा आदत के निर्माण में हो वैसा भाषा शिक्षण करना चाहिए या भाषा शिक्षण हो। या ऐसा कह सकते हैं कि जो वृत्त निर्माण की तरह भाषा शिक्षण होता, जैसे आदत में हो वैसे भाषा शिक्षण हो। तीसरा, बालः जन्मात् एव सहजात भाषा अर्जन सामर्थ्यम धार्यते, मतलब बालक जो होता है वो जन्मात् एव, जन्मात् माने जन्म से, एव माने ही, या एव जहां आता वहां मतलब होता है ही, हम बता चुके हैं। एव शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ही, और एवं शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है इस प्रकार। ठीक है, तो कहा गया बालः जन्मादेव, बालक जन्म से ही सहजात भाषा अर्जन सामर्थ्यम धार्यते। अब ये सहजात भाषा अर्जन सामर्थ्यम क्या होता है? धारण करता, मतलब बालक जन्म से ही सहजात भाषा अर्जन के सामर्थ्य को धारण करता है। सहजात क्या है? सहजात भाषा अर्जन का तात्पर्य होता है वातावरण से, बड़े लोगों से सुन करके, मित्रों से सुन करके, अपने वातावरण में सुन करके, यह सहजात जो हमारे साथ में हो। सहजात जो साथ साथ में हो उसको कहते हैं सहजात। तो सहजात भाषा अर्जन सामर्थ्यम धारते, मतलब जो बच्चा हो जन्म से ही अपने आसपास वातावरण, बड़े बूढ़ों से सुन करके भाषा के अर्जन को भाषा अर्जन के सामर्थ्य को धारण करता है, मतलब वो आसपास से सुन करके क्या भाषा को अर्जित कर सकता है। ये तीसरा विकल्प है। चौथा, पुरस्कार दंडाभ्याम बाला भाषा अर्जनम करोति, पुरस्कार और दंड से बालक भाषा अर्जन करता। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही? कुल मिलाकर के चारों विकल्प जो चामस्की महोदय के लिए पूछे गए हैं वो कहा गया चारों विकल्प भाषा शिक्षण से संबंधित है, भाषा अर्जन से संबंधित है। अब चामस्की ने इन चारों में से किसका प्रतिपादन किया है? पहला, जिसके अनुकरण का आश्रय करके बालक भाषा का अर्जन करता है। दूसरा, आदत निर्माण की तरह भाषा शिक्षण होना चाहिए। तीसरा, बालक जन्म से ही सहजात भाषा अर्जन के सामर्थ्य को धारण करता है, मतलब आसपास वातावरण से सुन करके भाषा को अर्जित कर लेता है। और चौथा, पुरस्कार और दंड से बालक भाषा का अर्जन करता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार तो ठीक है लेकिन दंड सही नहीं है। कभी भी दंड से उद्देश्य का प्रयोग किया जाए समझ लो गलत है। किसी भी शिक्षा शास्त्री ने दंड का प्रयोग नहीं किया है। साम, दाम, दंड भेद चार हैं, जिनमें से दंड तो बिल्कुल हटा दो, बाकी का प्रयोग कर सकते हो लेकिन दंड का प्रयोग कभी नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी सब समझा सकते हो, तो दंड तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब अनुकरण का आश्रित देखो, अनुकरण का आश्रित करके तो होता है, बालक अर्जन करते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी अपेक्षा एक और विकल्प दे दिया है कि बच्चा जन्म से ही सहजात भाषा अर्जन के सामर्थ्य को धारण करता है। बिल्कुल सही यही, भाषा अर्जन का जो अर्जन का सामर्थ्य है बच्चों में, वो सहजात भाषा अर्जन के सामर्थ्य को धारण करता है, मतलब आसपास के वातावरण से सुनता है और उसको ग्रहण कर लेता है। इसलिए देखो, छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे घर में गाली नहीं दी जाती, छोटे बच्चे देखो कभी आएगा मुझसे गाली देने लगेगा। अब गाली देने लगेगा तो ये कहाँ सीखा? सहजात था, पड़ोसी से सीखा। कोई चीज ऐसी है, जब देखो कई उदाहरण ऐसे आए हैं कि कई बार माता जो है शिक्षक से शिकायत करती है कि उसके घर में ऐसे शब्द नहीं बोले जाते हैं, लेकिन एक बार बच्चे ने बोल दिया। अब वो जो बोल दिया बच्चे ने शब्द, वो कहाँ सीखा? पड़ोसी सीखा, स्कूल में सीखा, आपस में बच्चों ने बोला होगा। तो ये सहजात भाषा से अर्जन के सामर्थ्य को धारण करता है। सहजात का मतलब क्या? देखो यहाँ एक नोट्स में दिया हुआ है कि सहजात भाषा अर्जन होता क्या है।
कहते हैं वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपने आसपास के वातावरण में सुनकर, बोलकर और नकल करके भाषा सीखते हैं। वही वातावरण से, आसपास के लोगों से। यह मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक और जन्मजात क्षमता होती है, जन्म से ही होती है, जो उसे आसानी से भाषा ग्रहण करने में मदद करती है। अब देखिए, जैसे देखो बचपन में माता सिखाती है पापा ये पापा है, पापा पापा, वो पापा पापा करने लगता है, मम्मा मम्मा करते करते मम्मा करने लगता है, सीख रहा है। कोई कुछ कर रहा है उसी को सीख रहा है। इसमें बालक अपने परिवार और परिवेश के लोगों को सुनते हुए भाषा, ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों को अनजाने में ही सीखकर अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, जो कि बचपन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बचपन में ही ये सारे सामर्थ्य बच्चों के होते हैं, जन्म से होते हैं, जन्म से होते हैं, इसीलिए वो अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो यह सहजात भाषा अर्जन सिद्धांत। सहजात भाषा अर्जन सिद्धांत का मतलब ही यही होता है। ठीक है। अब आदत निर्माण क्या है, देखिए, जिसको हैबिट परफॉर्मेंस कहते हैं, फॉर्मेशन कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवहार बार बार दोहराने से स्वचालित और सहज हो जाता है, यानी बिना सोचे समझे होने लगता है। यह एक मानसिक चक्र के जरिए होता है जिसमें संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम शामिल होते हैं, जिनसे कोई काम मस्तिष्क में बैठ जाता है और उसे करना आसान हो जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। आदत, अब देखा होगा कई लोगों की कुछ आदत, कोई लोगों की कुछ आदत, कोई लोग होते हैं उनका आदत होती है कि खोपड़ी खुला करें, कोई आदत होती है उंगली ऐसे ऐसा किया करते हैं। तमाम प्रकार की कोई कई आदतें किसी किसी को होती हैं, किसी किसी का अधिक आदत होती है ऐसे ऐसे आंखें टिपाया करते हैं। तो तमाम प्रकार की आदतें होती है। तो वो आदत जो है अच्छा हो या बुरा, वो दिमाग में एक बार बैठ जाता है तो हो जाता है। लेकिन चामस्की महोदय ने ऐसा सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने सिद्धांत केवल सहजात भाषा का दिया। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला देखिए, इस प्रश्न पत्र में देखो कई दार्शनिकों के नाम पूछे गए, मतलब शिक्षा शास्त्रियों के बारे में पूछा गया है। वायगाटस्की महोदय से, अब महोदय से लिखा है, हम बता चुके हैं जिन शब्दों के अंत में स्या लगा होता है उसके साथ में हिंदी में का, की, के जुड़ जाता है। जैसे लिखा है वायगाटस्की महोदय से। अब वायगाटस्की महोदय से का मतलब वायगाटस्की महोदय का, की, के सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि कम प्रतिसंकेंद्रितम, मतलब वायगाटस्की महोदय की सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि किसके प्रति संकेंद्रित है, किसके लिए कहा गया है, किसके लिए बनाई गई है। मतलब वायगाटस्की महोदय ने जो सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि का निर्माण किया वो किसके लिए है, किसके लिए केंद्रित है, किसको आधार बना करके बनाया है उन्होंने। पहला, परस्पर प्रतिस्पर्धमानाः विद्यार्थिनः। और स्पर्धमानाः तो आप जान रहे हो, प्रतिस्पर्धमानाः, प्रतिस्पर्धा एक शब्द है, प्रतिस्पर्धा मतलब होता है एक दूसरे के कंपटीशन करना। तो कहते हैं परस्पर माने होता आपस में, जहां जहां परस्पर लिखा उसका मतलब आपस में। अब देखो ये कहते हैं ये कठिन लग रहा, कठिन क्या, शब्द को तोड़ो, परस्पर माने आपस में, प्रतिस्पर्धा जान रहे हो, कंपटीशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी। तो परस्पर प्रतिस्पर्धमानाः विद्यार्थिनः, परस्पर प्रतिस्पर्धा करने वाले विद्यार्थियों के लिए, कंपटीशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया क्या ये, मतलब वायगाटस्की महोदय ने जो सहयोगात्मक शिक्षण की प्रविधि बनाई है, प्रविधि का निर्माण किया है, वो किसके प्रति संकेतित है, मतलब आपस में प्रतिस्पर्धा करने वाले विद्यार्थियों के लिए, या परस्पर सहयोग कुर्वाणा विद्यार्थिना, परस्पर माने आपस में सहयोग, मतलब सहयोग, कुर्वाणा माने करने वाले, परस्पर आपस में सहयोग करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई गई क्या, परस्पर आपस में प्रतिस्पर्धा करें अर्थात कंपटीशन करें उसके लिए बनाई गई है, या आपस में सहयोग करें उसके लिए बनाई गई है। कक्षायाम विद्यार्थिनः मौनमेव तिष्ठेयुः, कक्षा में विद्यार्थी, मौन माने क्या, शांत, एव माने ही, तिष्ठेयुः माने बैठे, कक्षा में विद्यार्थी शांत बैठे, इसके लिए बनाई गई है। और यह सधैर्यम विद्यार्थी श्रवणम, श्रवणम माने सुनना, विद्यार्थियों को सुनना, सधैर्य माने धैर्य के साथ, धैर्य पूर्वक चुप बैठे ना, खाली सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, विद्यार्थी श्रवणम, क्या इसके लिए बनाई गई। मतलब कहा गया है सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि किसको केंद्रित करके रखी गई है, पहली आपस में कंपटीशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए, या दूसरी आपस में सहयोग करने वाले विद्यार्थियों के लिए, तीसरी कक्षा में मौन विद्यार्थी बैठे इसके लिए, या विद्यार्थियों को केवल धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए इसके लिए। अब देखो नाम है सहयोगात्मक, क्या नाम है, सहयोगात्मक। तो जब नाम सहयोगात्मक है तो काम इसका सहयोग वाला होना चाहिए। शिक्षण प्रविधि तो जान रहे हो, उपागम, तो सहयोगात्मक मतलब सहयोग वाली, तो सहयोग की भावना किसमें है, इसमें है।
तो जो वाइगाटस्की महोदय थे, उन्होंने सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि का निर्माण आपस में सहयोग करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई है, कंपटीशन करने के लिए नहीं, विद्यार्थी शांत बैठे इसके लिए नहीं। और शांत बैठने का मतलब भी कभी भी पॉजिटिव नहीं है, विद्यार्थियों को शांत नहीं बैठाना चाहिए। जो शांत का मतलब ये भी नहीं है कि चिल्पो मचाए रहे, उसका मतलब है, शांत का मतलब है कि वहां पर चुपचाप ना बैठे, कुछ भी करते रहें। क्लास जो होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। शांत नहीं बैठना चाहिए, कुछ करना होना, क्रियाशील हो। ठीक है, तो यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा? सेकंड वाला, 2 वाला। देखो अब वाइगाटस्की महोदय का जो सिद्धांत था सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि थी, वो देखो लिखा है कि वाइगाटस्की महोदय की सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि सहयोगात्मक शिक्षण या सहयोगात्मक अधिगम के रूप में जानी जाती है। यह प्रविधि इस विचार पर आधारित है कि विद्यार्थी एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीखते हैं, तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपस में विद्यार्थियों को सहयोग करना चाहिए, तो सहयोग करके सीखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? फिर कहा गया वाइगाटस्की महोदय ने इस प्रविधि को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी के रूप में वर्णित किया है, जिसमें विद्यार्थी एक अधिक अनुभवी व्यक्ति जैसे कि शिक्षक या साथी विद्यार्थी के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। इस प्रविधि के मुख्य तत्व हैं, चाहे अपने से जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, चाहे वो शिक्षक हो या अपना सहपाठी हो, ये लिखा नहीं है कि शिक्षक या साथी विद्यार्थी जो अधिक अनुभवी व्यक्ति हो उसके साथ मिलकर काम करते हैं। अक्सर हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों को, आप लोग जब बच्चों को पढ़ाते होंगे तो बच्चों को देखा होगा, जो कमजोर बच्चा जैसे लिख नहीं पाता है, उस बच्चे को ऐसे बच्चे के साथ बैठा देते हैं जो लिख लेता हो, उसको देख देख के लिखें। एक सहयोग इस तरह हुआ। जो पढ़ नहीं पाता है और दूसरा, जैसे हम स्कूल में पढ़ाते थे तो क्या करते थे, जो कमजोर बच्चा होता था उसको सही जो बढ़िया बच्चा है, सहजोर जो अच्छा कर लेता, उसके बगल में बैठा देते थे। जैसे कुछ लिखना हुआ उसको देख के लिख सकता है, नहीं समझ में आया उसने बता दिया, तो सहयोग की भावना हुई। ये वाइगाटस्की महोदय के सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि हुई। फिर अब इसके मुख्य तत्व क्या है? सहयोग, विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। संवाद, विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। सक्रिय भागीदारी, विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और समर्थन, शिक्षक या अधिक अनुभवी विद्यार्थी विद्यार्थियों को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस प्रविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर सीखने वाले बनाना है। और ये किसकी बात हो रही थी? सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि। तो देखो इसी तरह से हम जो है लक्ष्य भेदक सीरीज जो ला रहे हैं वो इसी तरह से ला रहे हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कई टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि पढ़ी, इसी तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन जो पढ़ा था उसके माध्यम से एक टॉपिक पढ़ लिया है। तो इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ये है लक्ष्य भेदक सीरीज का उद्देश्य। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। आपसे किसी प्रकार का कोई निवेदन नहीं है, बस यही एक इतना निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, शेयर जरूर करते रहो। बस अगला प्रश्न है कि एका प्रक्रिया रूपेण लेखनस्य विषय किम समीचीनम। कहते हैं एका प्रक्रिया रूपेण, एक प्रक्रिया के रूप में लेखन का, अब लेखन से लगा है काकी के, लेखन के, और विषय का मतलब क्या हो जाएगा? विषय में। तो एक प्रक्रिया के रूप में लेखन के विषय में किम समीचीनम, क्या सही है? तो इसमें आपको पॉजिटिव प्रश्न उत्तर ढूंढना है। लेखन प्रक्रिया के रूप में लेखन के विषय में क्या सही है? लेखन के लिए कहा गया लेखन ग्रहणशील होता है, लेखन आवर्तक होता है, लेखन रैखिक होता है, और लेखन कंठस्थ करणम कृते पुनरुत्पाद्यम च भवति, अर्थात लेखन कंठस्थ करण के लिए पुनरुत्पाद्य होता है। तो देखो लेखन ग्रहणशील नहीं होता है, लेखन रैखिक नहीं होता है, लेखन कंठस्थ करणम कृते पुनरुत्पाद्य नहीं होता है, बल्कि लेखनम क्या? आवर्तकम भवति, लेखन आवर्तक होता है। आवर्तक का मतलब होता है घूमना, बार बार पुनरावृत्ति करना। तो लेखन जो होता है बार बार पुनरावृत्ति के लिए होता है, और यही सही है। तो वही लिखा, प्रक्रिया के रूप में अगर लेखन के विषय में कहा जाता है तो लेखन आवर्तक होता है, प्रक्रिया के रूप में आवर्तक होता है। आवर्तक मतलब पुनरावृत्ति, बार बार लिखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षायाम मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय अधोलिखितेषु किम असमीचीन। अब देखो उधर क्या लिखा, अब दोनों में अंतर देखो। यहां देखो लिखा है किम समीचीनम लिखा है, और यहां क्या लिखा है? किम असमीचीनम। असमीचीन मतलब क्या होता है? जो उचित नहीं है। समीचीन शब्द का अर्थ होता है उचित है, और असमीचीन का अर्थ होता है जो उचित नहीं है।
अब यहां कहा गया है उचित नहीं का मतलब है कि 3 विकल्प उचित हैं, एक उचित नहीं है, तो जो उचित नहीं वो ढूंढो। तो कहते हैं कि मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय, मुद्रित का मतलब क्या, मुद्रित शब्द का अर्थ होता है छपा हुआ, प्रिंट जिसको कहते हैं, और समृद्ध परिवेश के विषय में कक्षा में प्रिंटिंग मटेरियल इसको कह सकते हैं। मुद्रित समृद्ध परिवेश का मतलब प्रिंटिंग मटेरियल ज्यादा हो। तो कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समीचीन नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। मतलब कक्षा में जो है मुद्रित परिवेश ज्यादा है, छपा हुआ प्रिंटेड मटेरियल ज्यादा रखा हुआ है, तो उसके विषय में क्या सही नहीं है। तो पहला लिखा है सार्थकम प्रमोदपूर्ण रीत्या भाषा शिक्षणाय बालकान सहायम करोति, मतलब सार्थक और प्रमोदपूर्ण, प्रमोदपूर्ण मतलब होता है आनंद पूर्वक, रीति से भाषा शिक्षण के लिए बालकों की सहायता करता है। कौन? मुद्रित समृद्ध परिवेश मतलब प्रिंटिंग मटेरियल। दूसरा मुद्रित सामग्री, मतलब मुद्रित सामग्री का बहुविध रूपै विद्यार्थिनां परिचयः भवति, तो मुद्रित सामग्री से बहुत रूपों से विद्यार्थियों का परिचय होता है। मतलब जो मुद्रित सामग्री है उस मुद्रित सामग्री से बहुत प्रकार के रूपों से विद्यार्थियों का परिचय होता है। मुद्रित सामग्री बच्चे देख सकते हैं, उनसे परिचय कर सकते हैं। ये दूसरा विकल्प। पाठ कौशल विकासार्थम सहायतम करोति, पाठ कौशल के विकास की सहायता करता है, मतलब पाठन जो कौशल है उसके विकास की सहायता करता है मुद्रित मटेरियल। क्या ये वाला विकल्प सही है? पाठन कौशल में ये सहायता करता है, क्या यह विकल्प सही है? अथवा चौथा दिया गया है स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेण, स्वच्छंद क्रीड़ा रूप का मतलब होता है स्वच्छंद खेल के रूप में, मृदा स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, मृदाकृति निर्मातुम, मृदाकृति निर्मातुम का मतलब मिट्टी की, मृदा शब्द का मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी की आकृति के निर्माण के लिए छात्रान प्रोत्साहनम करोति, छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। मतलब स्वच्छंद रूप से खेल के रूप में मिट्टी की आकृति बनाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करती है। तो जो मुद्रित सामग्री हम कह सकते हैं प्रिंटिंग जो मटेरियल है उससे कक्षा का परिवेश बनाया गया है। अब प्रिंटिंग मटेरियल रहने से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रिंटिंग मटेरियल कक्षा में ज्यादा है, तो क्या सही नहीं है इन चारों में से? पहला दिया गया कि आनंद पूर्वक रीति से जो है आनंद पूर्वक भाषा शिक्षण में बालकों की सहायता करती है, बिल्कुल सहायता करती है, आनंद पूर्वक बालकों की सहायता करती है प्रिंटिंग मटेरियल। बच्चे आनंद पूर्वक, जैसे मान लो कोई चित्र के साथ ग्राफ बना करके या चित्र के साथ बना करके कुछ मटेरियल रखा गया जिसमें चित्र भी है और मटेरियल भी लिखा हुआ है, जैसे बायो आदि कक्षाओं में होते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो शरीर के अंगों का नाम लेना कि संस्कृत में शरीर के अंगों को क्या कहते हैं, तो शरीर बना दिया, उसी में एक एक अंग बना दिया, तो प्रिंटिंग मटेरियल ही हो गया और कक्षा में लगा दिया। तो वो क्या हो गया? मुद्रित समृद्ध परिवेश, कि वह जो कक्षा का परिवेश मतलब वातावरण, जो कक्षा का वातावरण है वो मुद्रित मटेरियल के साथ है, और वो भी समृद्ध का मतलब बहुत ज्यादा ऐसे चित्र लगा दिए गए हों, बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मटेरियल लगा दिया गया। जैसे संधि पढ़ाना है भाषा में, तो संधि के लिए दीर्घ संधि का सूत्र लिख कर दिया गया हो, फिर दीर्घ संधि के उदाहरण लिख दिया गया हो, एक पर दीर्घ संधि के बाद गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, ऐसा सब मटेरियल लगा दिया गया हो। जैसे आजकल कंपटीशन के बच्चे क्या करते हैं, लिख के इस पर चिपका लेते हैं दीवालों पर, नजर पड़ी ये पढ़ लिया, उधर नजर पड़ी वो पढ़ लिया, उधर ऐसा नजर पड़ते गए पढ़ते चले गए। तो वो है सब मुद्रित समृद्ध परिवेश। अपने कक्षा में, जिस कक्षा में कंपटीशन वाले विद्यार्थी बैठते हैं उसे सब चीजें लगा लेते हैं, लिख लिख के लगा लेते हैं, नजर गई पढ़ते गए, नजर गई पढ़ते गए, मुद्रित समृद्ध परिवेश वही है। इसी तरह कक्षा में देखा होगा, कक्षा में बच्चे लगा लेते हैं बना बना करके, तो मुद्रित समृद्ध परिवेश है। तो कहते हैं उसका क्या उचित नहीं है, मतलब उसको लगाने से लाभ क्या नहीं है। तो क्या लाभ नहीं है? सार्थक प्रमोद रीति पूर्ण रीति से, प्रमोद पूर्ण रीति मतलब होता है आनंद पूर्वक भाषा शिक्षण में बालकों की सहायता करता है, बिल्कुल सहायता करता है, बालक भाषा सीख सकते हैं। मुद्रित सामग्री बहुविध रूपै विद्यार्थिनां परिचय होते हैं, मुद्रित सामग्री के बहुत प्रकार के रूपों से विद्यार्थियों का परिचय होता है। मतलब मुद्रित सामग्री के अन्य अन्य चीजों से विद्यार्थियों का परिचय होगा, बिल्कुल परिचय होगा। पाठ कौशल विकासार्थम सहायम करोति, पाठ कौशल के विकास का, पाठ कौशल मतलब पढ़ना, इसके कौशल के विकास में सहायता होता है, बिल्कुल सहायता होती है। और चौथा दिया है स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेण मृदा आकृति निर्मातुम छात्रान प्रोत्साहन करते, मिट्टी की आकृति बनाने में छात्रों की सहायता करती है, गलत है। प्रिंटिंग मटेरियल है तो मिट्टी की सामग्री बनाने में उसकी कौन सी है सहायता होती है, मिट्टी का उससे क्या लेना देना। तो यही विकल्प जो है उचित नहीं है, यही असमीचीन है, तो इसी पर हम टिक लगाएंगे क्योंकि ये समीचीन नहीं। मिट्टी की सामग्री कैसे बनाएंगे प्रिंटिंग मटेरियल से, वो तो भाषा शिक्षण के लिए है, मिट्टी की सामग्री बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो यही असमीचीन है। अगला प्रश्न है
भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्टि इति अवधारणा केन प्रतिपादितम। कहते हैं भाषा शिक्षणे, शिक्षणे मतलब शिक्षण में, अवबोध्य निविष्टि एक अवधारणा, एक संकल्पना दी गई है। किसी दार्शनिक ने, किसी शिक्षा शास्त्री ने अवबोध्य निविष्टि की अवधारणा दी है। तो ये कहा गया है भाषा शिक्षण में अवबोध्य निविष्टि की अवधारणा केन प्रतिपादितम, किसने प्रतिपादित की है? तो दिया गया है लेओ वाइगॉटस्की, जो अभी पढ़े हो, दूसरा नाम चामस्की, तीसरा स्टीफन क्रेसन और चौथा है वाटसन। अब इन चारों में से किसने अवबोध्य निविष्टि की इस अवधारणा प्रतिपादित की है? तो आपको बता दें स्टीफन क्रेसन। ये तो सीधा जो है, इसमें कोई तर्क नहीं है, ये तो मटेरियल थ्योरी का प्रश्न है कि किसने अवधारणा दी है, तो स्टीफन क्रेसन ने दी है। और तो इसी तरह से है कि रामचरितमानस किसने लिखी है, तो तुलसीदास ने लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो महर्षि पाणिनि ने लिखी है। जिसमें कोई तार्किक प्रश्न नहीं है, तो जिसने लिखी है उसने लिखी है। तो अवबोध्य निविष्टि की संकल्पना, इस अवधारणा स्टीफन क्रेसन ने दी है। ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है अवबोध्य निविष्टि, ये जान लो। अवबोध्य निविष्टि क्या है? लिखा अवबोध का अर्थ है समझना। अवबोध का अर्थ क्या होता है? समझना। और निविष्टि का अर्थ समझना, अर्थ ग्रहण करना। और निविष्टि का अर्थ है इनपुट या दी गई सामग्री। अवबोध माने होता समझना, वो तो आप जान रहे हो, अवबोधन करना। अवबोध मतलब क्या? समझना। और निविष्टि का अर्थ क्या है? निविष्टि का मतलब होता है दी गई सामग्री। तो अवबोध निविष्टि क्या हो गया? दी गई सामग्री को समझना। निविष्टि मतलब दी गई सामग्री, इनपुट जो दिया गया है, और अवबोध माने समझना। तो दी गई सामग्री को समझना ही अवबोध निविष्टि है। और ये लिखा, यह क्रेसन के भाषा अर्जन सिद्धांत का हिस्सा है। भाषा अर्जन सिद्धांत जो क्रेसन ने दिया है, और क्रेसन का पूरा नाम क्या है? स्टीफन क्रेसन। इन्होंने जो दिया है उसी का एक हिस्सा है, जहां शिक्षार्थी को ऐसी भाषा दी जाती है जो उनके वर्तमान स्थल से थोड़ी ऊपर हो, लेकिन संदर्भ और अतिरिक्त जानकारी जैसे हाव भाव के कारण समझ में आ जाए। मतलब थोड़ा, जैसे मान लो बच्चे का स्तर है आई, तो इसमें क्या होता है? थोड़ा ऊपर, मतलब i+1 देना है। जैसे उनको 1 का ज्ञान है तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 10 का ज्ञान है तो 11 का ज्ञान देना है। ये लेवल बताते हैं कि वर्तमान स्थल जैसे मान लो i है तो i+1 थोड़ा सा ऊपर देना है ज्ञान। लेकिन कैसे देना है? हाव भाव के माध्यम से देना है। उदाहरण, जैसे एक शिक्षक जो छात्रों को उनकी समझ के स्तर से थोड़ा कठिन वाक्य समझाते हुए सरल शब्दों, चित्रों या हाव भाव का उपयोग करता है, वह अवबोध्य निविष्टि प्रदान कर रहा है। जैसे मान लो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 की किताबें होती हैं, तो देखो उसमें क्या करते हैं, जो मटेरियल लिखा होता है उसके बगल चित्र भी बना देते हैं, ताकि बच्चे चित्र को देख कर समझें। ऐसे ही जैसे कोई कहानी सुना रहा है शिक्षक, तो क्या करता है, हाव, और कहानी के शब्द थोड़ा कठिन है तो हाव भाव दिखा दिखा करके, बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हाव भाव दिखा करके उपयोग करता है, सरल शब्दों को बताता है, चित्रों को दिखाता है, और वो सब चीजें दिखाते दिखाते उनको समझा ले जाता है। तो ये है अवबोध निविष्टि। मतलब जो भी दिया जा रहा है वो थोड़ा बच्चों के स्तर से ऊपर होगा, लेकिन चित्र दिखाएंगे, हाव भाव बताएंगे, हाव भाव करेंगे, और उनके हाव भाव चित्रों और सरल शब्दों में उसको समझाएंगे। ये सब जब बताएंगे तो बच्चे उसको समझ जाएंगे। जैसे कुछ कठिन होगा तो ये है अवबोध निविष्टि कहलाता है। मतलब जितना बच्चे जानते हैं उनसे थोड़ा कठिन समझाने के, एक बहुत ज्यादा कठिन ना समझाओ, थोड़ा कठिन समझाना है। और थोड़ा कठिन समझाने के लिए उनको क्या करना है? हाव भाव, चित्र, शब्द आदि बताने रहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा अध्ययन अध्यापने च सकला भाषा अस्ति। मतलब भाषा अध्ययन और अध्यापन में, अध्ययन माने होता है पढ़ना, अध्यापन माने होता है पढ़ाना। अध्ययन माने होता है सीखना, अध्यापन माने होता है सिखाना। तो कहते हैं इसमें जो सकला भाषा, मतलब पूरी की पूरी जो भाषा है वो क्या है? विधि है, टेक्निक है, उपागम है, प्रविधि है। भाषा सीखने में जो भाषा है वो क्या है? सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम टेक्निक कहते हैं, विधि कहते हैं। टेक्निक मतलब तरीकों से, जिस तरीके से सिखाते हैं उनको टेक्निक कहते हैं। जिस विधि से सिखाते हैं वो मेथड, विधि कहलाती है। ठीक है। और ये पूरी भाषा क्या होती है? उपागम कहलाता है, अप्रोच। ठीक है। तो भाषा के अध्ययन और अध्यापन में सकला भाषा क्या है? सकला भाषा मतलब संपूर्ण भाषा, जिस भाषा को हम सिखा रहे हैं वो भाषा क्या है? वो भाषा उपागम है, अप्रोच होती है। अगले प्रश्न की ओर, पाठस्य पठन विषय द्रुत पठनम किम अस्ति। अस्ति, अब देखो यही देखना है आपको, अस्ति नास्ति। अस्ति का मतलब है, और नास्ति शब्द का अर्थ होता है नहीं है।
है कि नहीं है ये आपको देखना है। तो कहते हैं पाठन, पाठस्य पठन विषय, पाठ के पढ़ने के विषय में द्रुत पठनम, द्रुत पठनम का मतलब होता है शीघ्रता से पढ़ना। पाठन के विषय में द्रुत पठनम मतलब होता है शीघ्रता से पढ़ना। ये क्या है? तो अच्छा, द्रुत पठन माने क्या होता है? द्रुत पठन का मतलब होता है शीघ्रता, जल्दी जल्दी पढ़ना, लेकिन शब्दों को समझते हुए पढ़ना, सामान्य अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना, सामान्य अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना, ये होता है द्रुत पठन। जैसे बच्चों को रीडिंग कराई जाती है कक्षा में, और बच्चे जो कक्षा में रीडिंग करते हैं तो वो जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाते हैं। ये नहीं कि पहले एक लाइन पढ़ा, फिर रुके, फिर समझे, फिर ऐसे नहीं, वो पढ़ते चले जाते हैं। अब पढ़ेंगे तो उनसे कहो विधि पूर्वक जानकारी नहीं होती, कुछ सामान्य जानकारी होती है, और सामान्य जानकारी को समझते हुए जो जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है उसको कहते हैं द्रुत पठनम। अब कहते हैं द्रुत पठनम क्या है? तो पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम, मतलब पाठ के सामान्य अवधारणा को ग्रहण करना। पठने रुचिजनम, पढ़ने में रुचि उत्पन्न होना। विशिष्ट सूचना ग्रहणम, और विशेष प्रकार की सूचना ग्रहण करना। पाठस्य विस्तरेण अवबोधनम, पाठ का विस्तार पूर्वक, अवबोधन माने समझना होता है, पाठ को विस्तार पूर्वक समझना। अब जब भैया द्रुत पठन जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो विस्तार से कैसे समझोगे? विस्तार से नहीं समझ सकते। फिर कहते हैं विशिष्ट सूचना ग्रहण, जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए विशिष्ट सूचना नहीं ग्रहण कर सकते हो, विशिष्ट सूचना ग्रहण करने के लिए कायदे से पढ़ना होगा। और पठने रुचि जननम, जल्दी जल्दी पढ़ने से कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी, बस सामान्य उदाहरणा ग्रहणम, सामान्य उदाहरणा ग्रहण कर सकते। हमने अभी बताया कि जो द्रुत पठन होता है वो सामान्य रूप से सामान्य जानकारी भी होती जाए और जल्दी से पढ़ते भी चले जाओ। इससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो पठन कौशल है वो मजबूत होगा। जानकारी तो विधिवत नहीं होगी, अवधारणा आपको सामान्य रह जाएगा, आप बहुत अच्छे से अवबोधन नहीं कर पाओगे, लेकिन पढ़ने में जो पठन कौशल है वो उसका लाभ मिलेगा। द्रुत पठनम से क्या होता है? पठन कौशल विकसित होता है, अवबोधन कम होता है, अवबोधन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, छात्रान प्रति उच्च स्वरेण पठनम सहायकम करोति। अच्छा, इसमें जो प्रश्न आए देखो, इसमें बस या तो फिर थ्योरी के प्रश्न आ गए हैं किसी दार्शनिक से संबंधित, शास्त्री से संबंधित, और या फिर सीधे प्रैक्टिकली प्रश्न। वैसे भी पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं उसमें 80% प्रैक्टिकली प्रश्न होते हैं, थ्योरिटिकल पॉइंट कम होता है, प्रैक्टिकली पॉइंट ज्यादा होता है, ऐसे होगा ऐसे होगा ये। अब जैसे देखा गया है कि छात्रान प्रति उच्च स्वरेण पठनम सहायम करोति, छात्रान प्रति मतलब छात्रों के लिए उच्च स्वरेण पठनम, उच्च स्वरेण पठनम मतलब क्या होता है? जोर जोर से पढ़ना। देखो यहाँ उच्च स्वर का मतलब उच्च माने तेजी से पढ़ना, तेजी से पढ़ना मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं है। जो उच्च स्वर पढ़ना मतलब था बोल के, जोर जोर से बोल के पढ़ना। जैसे कक्षा में बच्चों से पढ़वाते हो तो बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, वो है। पीछे कहा गया था द्रुत पठन, जल्दी जल्दी पढ़ना, और यहाँ कहा गया उच्च स्वरेण। उच्च स्वरेण का मतलब होता है ऊंची आवाज में पढ़ना। अब ऊंची आवाज इतना नहीं कि पूरा स्कूल हिला दो, ऊंची आवाज का मतलब होता है बस जोर से पढ़ना। ठीक है, इतनी जोर की क्लास में आवाज रहे। सहायम करोति, सहायता करता है। तो छात्रों को उच्च स्वर में पढ़ने में किसकी सहायता मिलती है? क्या सहायता करता है? उच्च स्वर से पढ़ना क्या सहायता करता है? उच्च स्वर से पढ़ने से लाभ क्या है? छात्रों को क्या लाभ है? पहला, छात्रेभ्यः शब्दकोश निर्माणार्थम उच्चारण प्रगतये च, छात्रों के शब्दकोश के निर्माण के लिए और उच्चारण में प्रगति के लिए, प्रगतये मतलब प्रगति के लिए, उच्चारण में प्रगति का मतलब होता है उच्चारण उनका शुद्ध हो, शुद्ध उच्चारण के लिए। इसको ऐसे समझ सकते हो कि छात्रों के मस्तिष्क में शब्दकोश का निर्माण हो, नए नए शब्द उनके दिमाग में बैठे और उनके उच्चारण में प्रगति हो, मतलब उनका उच्चारण शुद्ध हो जाए, इसके लिए। दूसरा, कक्षायाम स्वाधिकरणम, अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, प्रदर्शनाएं। अपने कक्षा में स्वाधिकरण का मतलब अपना अधिकार जमाने के लिए, कि हम जोर जोर बोल रहे हैं तो पूरी कक्षा में हमारा अधिकार है, ऐसा भी नहीं है। पाठ वस्तुना अवबोधनार्थम, पाठ वस्तु का अवबोधनार्थम मतलब अवबोधन करने के लिए। देखिए एक चीज और है कि किसी शब्द के अंत में अर्थम लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है के लिए। क्या अर्थ हो जाता है? के लिए। जैसे अवबोधनार्थम समझने के लिए, निर्माणार्थम निर्माण के लिए, ऐसे कह दिया जाए शयनार्थम सोने के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, गमनार्थम जाने के लिए, वही जो तुमुन प्रत्यय अर्थ देता है। तो जिन शब्दों के अंत में अर्थम लग जाएगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। उसे क्या लाभ होगा? के लिए।
अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो पाठ वस्तुना अवबोधनार्थम, मतलब पाठ वस्तु, जो पाठ वस्तु है उसको जानने, अवबोध माने जानना, अवबोधनार्थ मतलब जानने के लिए, पाठ वस्तु को जानने के लिए, क्या ये लाभ है? अथवा कक्षायाम शांति में स्थापितुम, कक्षा में शांति स्थापित करने के लिए, मतलब बच्चों के लिए उच्च स्वर में पढ़ने से क्या लाभ है? पहला कहा गया कि शब्दकोश निर्माण के लिए और उच्चारण में प्रगति के लिए, मतलब जो बच्चा जोर से पढ़ेगा उसके शब्दकोश का निर्माण होगा, मस्तिष्क में शब्दकोश का निर्माण होगा, मतलब शब्द अच्छे अच्छे नए नए शब्द उसके दिमाग में बैठेंगे और उच्चारण में प्रगति होगी, उच्चारण में उसका लाभ होगा, उच्चारण शुद्ध होगा। दूसरा, कक्षायाम स्वाधिकरणम प्रदर्शनाएं, अपने कक्षा में जो जोर पढ़ रहा है वो अपने कक्षा में अपना अधिकार जमाएगा, इसके लिए। या पाठ वस्तुना अवबोधनार्थम, पाठ वस्तु के अवबोधन के लिए, अवबोधन में समझने के लिए, अथवा कक्षा में शांति स्थापित करने के लिए। क्या लाभ इससे होगा? तो भैया कक्षा में जैसे होता ना, कभी बच्चे चिल्ला रहे होते हैं तो टीचर जाता है, एक डंडा लेता है और मेज पर पटकता है, तो आवाज तेज आती है तो बच्चे शांत हो जाते हैं। इसके लिए नहीं, शांति स्थापित करने के लिए जोर से पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, शांति तो ऐसे स्थापित होगी। पाठ वस्तु का अवबोधन के लिए जोर से पढ़ने से पाठ वस्तु का अवबोधन नहीं होगा, पाठ वस्तु का अवबोधन के लिए समझना पड़ेगा, समझ के धीरे धीरे पढ़ना होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। और कक्षा में अधिकार जमाने के लिए इसका कोई मतलब है नहीं, ये भी गलत। तो क्या सही है? छात्रों के शब्दकोश निर्माणार्थम और उच्चारण प्रगति, जब जोर जोर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका शब्द उन्हीं के कान में गूंजेगा, तो शब्दकोश का निर्माण होगा, मस्तिष्क में नए शब्द बैठेंगे, नए शब्दों के बारे में जानेंगे। दूसरा, उच्चारण प्रगति, और उच्चारण की प्रगति के लिए, उच्चारण प्रगति का मतलब उच्चारण शुद्ध होगा उनका, जोर जोर से बोलेंगे तो उच्चारण की शुद्धि के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पियाजे महोदय, देखो पियाजे के बारे में पूछ रहा है। पियाजे महोदयस्य भाषा विकास सिद्धांतेन अनुसारम भाषा शिक्षते, कहते हैं पियाजे महोदय से मतलब पियाजे महोदय के भाषा विकास सिद्धांत के द्वारा, भाषा विकास सिद्धांत के अनुसार भाषा शिक्षते, भाषा की शिक्षा दी जाती है, भाषा सिखाती है। मतलब पियाजे महोदय का भाषा विकास का जो सिद्धांत है उनके अनुसार भाषा शिक्षते, भाषा क्या सिखाती है? पहला, आत्मसात करणात अनुकूलन करणात च, आत्मसात करना, इनका जो भाषा विकास का सिद्धांत है वो किससे संबंधित, ऐसे समझ लो कि भाषा विकास का सिद्धांत वो किससे संबंधित है? आत्मसात करणात अनुकूलन करणात च, च माने होता और, आत्मसात करने से और अनुकूलन करने से, ये भाषा विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? आत्मसात करने से, अनुकूलन करने से। इससे या सामाजिक अंतःक्रिया, और सामाजिक अंतःक्रिया से, या त्रुटिपूर्वकम प्रयास करणात, त्रुटिपूर्वकम प्रयास करना मतलब पहले गलती की जाए फिर उसके बाद प्रयास किया जाए, गलती होने के बाद भी प्रयास किया जाए, इसके लिए। अथवा बाल मस्तिष्क के निहित सार्वभौमिक व्याकरणात्, बच्चों के मस्तिष्क में निहित सार्वभौमिक व्याकरण से। तो भाषा विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? बच्चों के मस्तिष्क में निहित सार्वभौमिक व्याकरण से। त्रुटिपूर्वकम प्रयास करना, त्रुटि होने के बावजूद भी बार बार प्रयास करना। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया से, अथवा आत्मसात करने और अनुकूलन करने से। तो इनका ही सिद्धांत है, इसमें कोई तर्क नहीं देना है, इसमें इन्होंने जिस पर लिखा होगा वो बताना है। तो भाषा विकास सिद्धांत का जो पियाजे महोदय ने दिया वो आत्मसात करणात अनुकूलन करणात च, इसी से है, आत्मसात करण और अनुकूल करण से होता है। ठीक है, तो इनका विकल्प कौन सा है? ए है। अब आत्मसात करण अनुकूल करण है, ये देखो इसका दिया है, पियाजे महोदय के भाषा विकास सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास का ही एक हिस्सा है। जो भाषा विकास है वो संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से आत्मसात करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जहां बच्चा अपने अनुभवों से नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचनाओं में ढालता है, आत्मसात करण कहलाता है। और जब वह फिट नहीं होती है तो बदलता है, मतलब समायोजन करता है, जिससे भाषा और समझ दोनों विकसित होती है और भाषा विचार को जन्म देती है, ना कि विचार भाषा को। भाषा विचार को जन्म देती है, न कि विचार भाषा को। तो कहते हैं बच्चा अपने अनुभवों से नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचनाओं में ढालता है, जो नई जानकारी होती है अपने मानसिक संरचनाओं में घुसेड़ता है, इसको कहते हैं आत्मसात करण। वैसा आत्मसात करण का मतलब जानते ही हो, आत्मसात कर कहते हैं आत्मसात कर लिया है, मतलब जो बाहर उनको मिला वो सब अपने ऊपर ले लिया, अपने मानसिक संरचनाओं में घुसेड़ लिया, ये आत्मसात करण है। और फिर समायोजन क्या होता है? समायोजन जान रहे, इस समय शिक्षकों का समायोजन हो रहा था कि मतलब एक शिक्षक को उठा के दूसरी जगह लगा दिया, जहां जरूरत नहीं थी वहां उठाया, जहां जरूरत थी वहां लगा दिया,
समायोजन होता है। तो वैसे बच्चे आत्मसात करते हैं, आत्मसात करने के बाद जब वो वहां फिट नहीं बैठती है, जब वहां उचित की जरूरत नहीं है तो बदलते हैं, वहां पर बार बार बदलते हैं, वो समायोजन कहलाता है। तो बच्चे आत्मसात करते हैं, उसके बाद जब फिट नहीं बैठता तो उसका समायोजन कर लेते हैं। ये है पियाजे महोदय का भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत ये है, और ये भाषा विकास का संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाषा कक्षायाम शिक्षकः गृह भाषातः विद्यालय प्रयुक्त भाषायां संकल्पनानां कौशलानां च रूपांतरः विद्यार्थिभ्यः सुकरं करोति तान उत्साहं च प्रददाति। अयम पद्धति, ये कौन सी पद्धति है? मतलब भाषा कक्षा में शिक्षक गृह भाषातः, गृह भाषा मतलब घर की भाषा, जो उनकी मूल भाषा है बच्चों की, जो हम कह सकते हैं मातृभाषा है, उससे विद्यालय प्रयुक्त भाषा। आप देखे होंगे कि घर में बच्चे अवधि बोल रहे हैं और स्कूल जाते हैं तो वहां शुद्ध खड़ी बोली बोलते हैं। घर में कहते हैं हम खाना ना खाइबे, हम आज स्कूल ना जाइबे, लेकिन जब विद्यालय आते तो वहां खड़ी बोली बोलते। इसी को अगर विद्यालय में बोलेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मेरे सिर में दर्द है, घर में कहे मूड पिरा रहा है, तो ये मातृभाषा हुई, गृह की भाषा, और विद्यालय की भाषा खड़ी बोली हुई। तो ये कहते हैं कि एक भाषा कक्षा में एक शिक्षक गृह भाषा आता, मतलब घर की भाषा से विद्यालय में प्रयुक्त भाषा में संकल्पना और कौशलों का रूपांतर विद्यार्थियों के लिए आसानी पूर्वक कर देता है। तान उत्साहम च प्रददाति, और उनको उत्साह देता है, मतलब घर की भाषा से विद्यालय की भाषा में परिवर्तन कर देता है और विद्यार्थियों के लिए आसान कर, सुकर मतलब आसान, आसान कर देता है उनका उत्साह, और उनको उत्साह भी देता है। अयम पद्धति ही, ये कौन सी पद्धति है? विद्यार्थी से भ्रमम जनयति, ये विद्यार्थियों को भ्रम उत्पन्न करती है। भाषा शिक्षणम संवर्धयति, भाषा शिक्षण को बढ़ाती है। लक्ष्य भाषा शिक्षण व्यवधानम करोति, लक्ष्य भाषा जो शिक्षण है उसमें व्यवधान उत्पन्न करती है। अथवा लक्ष्य भाषायाम नैपुण्य विकास से हस्तक्षेपम करती, लक्ष्य भाषा में नैपुण्य विकास में हस्तक्षेप करती है। तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि बच्चे जैसे खड़ी बोली में कोई चीज बताओ वो नहीं समझ पाते हैं, तो घर की भाषा में बता दो उनको, वो समझ जाएंगे। या घर की भाषा वाली बात बताओ, वहां नहीं समझते हैं तो विद्यालय की भाषा में बताओ। मतलब मातृभाषा और विद्यालय की जो खड़ी बोली, इन दोनों में भाषा को एक दूसरे में परिवर्तित कर करके विद्यार्थियों के लिए कोई शिक्षक सुकर बना देता है। तो क्या है वो? तो है क्या वो? सुकर क्यों बनाता है? वो भाषा शिक्षण को बढ़ा रहा है ताकि बच्चे भाषा को समझ सके। ये भाषा शिक्षणम संवर्धयति, विद्यार्थी में भ्रम नहीं होगा, व्यवधान भी नहीं होगा, हस्तक्षेप, नैपुण्य विकास में भी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि भाषा शिक्षण को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जब जैसे बच्चे किताबी भाषा नहीं समझ पाते तो उनके गांव की भाषा, हम क्या करते थे, हम आप बताते हैं कि जैसे मान लो हिंदी पढ़ाते थे तुलसीदास की, तुलसीदास लेसन में हाई स्कूल में थे, हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अब तुलसीदास को हिंदी में पढ़ा रहे, कई शब्द ऐसे आते थे जो किताब में लिखे होने पर समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको अगर अलग से बोल के दिखाओ तो समझ में आ जाता था। तो उस शब्द को हम लेते थे, जब उनको बार बार समझा नहीं समझ में आता तो उस शब्द को हम बोल के बताते थे कि गांव में तुम ऐसे बोलते थे, गांव में ऐसे बोलते थे। जैसे एक शब्द आता है नए, अब ये नए शब्द देखिए ध्यान से, नए शब्द अगर ऐसे लिख दिया जाए तो समझ नहीं आएगा क्या है ये। हालांकि संस्कृत में नए तत्पुरुष समास होता है, लेकिन इस नए शब्द को अवधि में बोला जाता है। जो कहते हैं अवधि में बोलते हैं खाना खाई हो तो कहते नए, पानी पी हो नहीं, तो ये जो नई बोल रहे हैं ये नई यही बोल रहे हैं, लेकिन किताब में लिखा हो नई तो नहीं समझ पाएंगे हम, लेकिन बोलेंगे नई तो समझ जाएंगे नई का मतलब नहीं होता है। ऐसे अक्सर बच्चे अवधि में बोलते हैं पढ़ने जाइए हो नई, तो नई यही नई है ना, यहाँ नई। तो वही चीज है कि जब उनको किताब में लिखा ना समझ में आए तो घर की भाषा से उनका संबंध बना दो उसी भाषा को, तो उनको समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो वही कहा गया है कि गृह भाषा विद्यालय प्रयुक्त भाषायाम संकल्पनानाम कौशलानाम च रूपांतरा विद्यार्थिभ्यः सुकरम करोति। घर की भाषा से विद्यालय की भाषा में विद्यार्थियों के संकल्पना और कौशलों का रूपांतर विद्यार्थियों को सुकर बना रहा है, सुकर कर रहा है। तो उनके लिए क्या उचित है यहाँ पर, मतलब और उनके उत्साह भी प्रदान करता है। तो अयम पद्धति, ये जो पद्धति है ये क्या करेगी? भाषा शिक्षण में संवर्धन करेगी, भाषा शिक्षण में
भाषा शिक्षण को बढ़ाएगी, संवर्धित मतलब बढ़ाती है, भाषा शिक्षण को और प्रेरित करती है और बढ़ाती है, ये सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है वो कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्योपर संकेंद्रितम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर संकेंद्रित? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत चीजों पर संकेंद्रित है, लेकिन आपको 4 विषयों में से, 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना है। त्रयम आर इत 3 आर्स आधारभूता साक्षरता अंक ज्ञानम च केवल आंकिक अवधारणा गणितीय अवधारणा। तो देखो 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ भी लेना। इसमें कई चीजें बताई गई हैं, बहुत चीजें हैं, लेकिन इन चारों विकल्पों में कौन सा दिया गया है? तो अंकिक अवधारणा नहीं, गणितीय अवधारणा केवल, केवल लिखा है नहीं, और आधारभूता साक्षरता अंक ज्ञानम च इस पर दिया गया है। और ये 2020 का नहीं, बल्कि ये जो है ये सिद्धांत है शिक्षा शास्त्रीय दार्शनिक सिद्धांत है, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो, आधारभूता साक्षरता अंक ज्ञानम। अगला क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथावाचन विषय किम समीचीनम। विषय मतलब विषय में कहते हैं कि शिक्षा शास्त्रीय उपकरण के रूप में कथावाचन विषय, कथावाचन के विषय में किम समीचीनम अस्ति, क्या ठीक है। समीचीन मतलब होता है सही, ध्यान रखना, जहां कभी समीचीन शब्द का अर्थ प्रयोग मिलता है तो समीचीन शब्द का अर्थ होता है ठीक है, ना समीचीनम नहीं ठीक है, असमीचीनम भी कहते हैं नहीं ठीक है। तो इनका मतलब है इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो शिक्षा शास्त्रीय उपकरण के रूप में कथावाचन, कथावाचन जो है, कथावाचन देखो कथावाचन एक होता है जो प्रवचन होता है, साधु लोग कहते हैं, कथावाचक कहते हैं, एक वो कथावाचन, एक इसीलिए पहले लिख दिया कि शिक्षा शास्त्रीय उपकरण के रूप में कथावाचन। अब यहाँ कथावाचन का मतलब क्या है? कथावाचन का मतलब होता है कथा के रूप में पढ़ाना बच्चों को, ये एक विधि भी है, शिक्षण विधि है, कथा विधि कहते हैं जिसको। तो मतलब बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है। जितना भी नैतिक शिक्षा है वो सब कथावाचन पर आधारित होता है। इसीलिए देखा होगा नैतिक शिक्षक जो किताबें हैं, जैसे किसी क्लास में चलती है हमारे महान विभूतियां या हमारे पूर्वज या नैतिक शिक्षक नाम से किताबें चलती है, वो सारी किताबों में बस कहानी के माध्यम से लास्ट में लिख देती है हम इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि, तो सब कथावाचन के माध्यम से उनको बस सिखाया जा रहा है। नैतिक शिक्षा पूरी कथावाचन पर है। जो पंचतंत्र संस्कृत की कहानी है, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, ये सब क्या है? ये केवल कथावाचन के माध्यम से, कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा देना, सिखाना। तो कथावाचन भी एक प्रविधि है, तो वही कहा गया है, एक उपागम भी है। तो शिक्षा शास्त्रीय उपकरण के रूप में, शिक्षा शास्त्रीय उपकरण के रूप में, वही उपकरण, शिक्षण विधि, शिक्षण उपकरण, तो शिक्षा शास्त्रीय उपकरण के रूप में जो कथावाचन है उसके विषय में क्या सही है। अब ये आगे इसलिए लिख लिया कथावाचन के पहले, कहीं कथावाचन का मतलब लोग ये ना समझ जाए जो कथावाचक कथावाचन करते हैं, उसकी बात नहीं है। कहते कथायाः नैतिक पाठम कंठस्थ करणे सहायम करोति। कथा से नैतिक पाठ को कंठस्थ करने का मतलब याद करने में सहायम करोति माने सहायता करता है। कथा से नैतिक पाठ को याद करने में सहायता होती है, सहायता मिलती है, मतलब कथा से नैतिक पाठ आसानी से याद हो जाता है। पहला, अस्माकं देशस्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताम अन्वेष्टुम सहायम करोति, मतलब हमारे देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को अन्वेष्टुम माने होता है ढूंढने में, सहायम करोति मतलब सहायता करते हैं। देखो अन्वेष्टुम में तुमुन प्रत्यय, तुमुन मतलब करने के लिए, तो अन्वेष्टुम मतलब ढूंढने की सहायता करती है, सहायता होती है। सर्व स्तर से पाठ्यक्रम में कथा नाम संयोजने सहायक करो, तो सभी स्तर पर, सभी स्तर मतलब प्राइमरी स्तर, जूनियर स्तर, हाई स्कूल, इंटर, डिग्री, हर स्तर पर पाठ्यक्रम में कथा के संयोजन से सहायता होती है। मतलब हर स्तर पर जो है पाठ्यक्रम में कथा का संयोजन की सहायता होती है। और चौथा, कल्पना शक्ति सृजन शक्ति चा संवर्धनम करोति। कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति, कल्पना शक्ति माने सोचने की क्षमता और सृजन माने निर्माण करने की क्षमता, सृजन माने निर्माण और कल्पना माने सोचना। तो कल्पना शक्ति है, सृजन शक्ति है चा, कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति का क्या संवर्धन मतलब होता है वृद्धि होती है। क्या ये सही है? मतलब कहते हैं कथावाचन जो विधि है उससे क्या कौन सा ठीक है उसके लिए विकल्प चारों में से। पहला कहा कथा से नैतिक पाठ को याद करने में सहायता मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे देश के सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं को ढूंढने में सहायता होती है, या सभी स्तर के पाठ्यक्रम में कथा के संयोजन में सहायता मिलती है, अथवा कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति का विकास होता है। तो हम अभी बताएं कि जितनी भी कथावाचन है वाली कथा शिक्षण है, कहानी के माध्यम से जो कुछ सिखाया जाता है वो केवल नैतिक शिक्षा का पाठ होता है।
जानवर कभी बोलते हैं क्या? लेकिन देखा होगा छोटे बच्चों की किताबों में तमाम जानवरों की कहानियां रहती हैं, जिससे संस्कृत का पंचतंत्र है, हितोपदेश है, ये तो जानवरों की कहानी से ही भरा पड़ा है। शेर बोला मैं चूहे से मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो चूहा बोला नहीं हम महाराज छोड़ दो हमको, हम तुम्हारे काम आ जाएंगे। क्या शेर बोलता कहीं चूहा बोलता है? बेवकूफ बनाने का तरीका है। नहीं, बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है। इन कहानियों के माध्यम से बच्चे नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ते हैं। ऐसे उनको नैतिक शिक्षा सिखाओ नहीं सीखेंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सीखेंगे। कहानी बता दो वो झूठा झूठ बोलता था, एक दिन वहां गया गिर गया, अगले दिन उसने कहा कि हम सच बोलेंगे, बस खड़ा हो गया। ऐसे उनको सिखाओ, वो सीख जाएंगे। तो कथा और ऐसे आप जानते भी होंगे तमाम जीव जंतुवादी की कहानियां होंगी। कहानियों के माध्यम से बस लास्ट में लिखा हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो बच्चों के दिमाग में बैठेगा अच्छा चूहे ने जो है ऐसे किया था, शेर ने वैसे किया था, तो लाभ हुआ था, हमको भी ऐसा करना चाहिए। कहानी एक है बिसा बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसा। इसके लिए एक तुमने कहानी पढ़ी भी होगी, हो सकता है या सुनी हो, कि एक घर में नेवला पड़ा हुआ था। उस घर में जब एक छोटा बच्चा हुआ तो नेवला जो है बहुत जान से भी प्यार करता था उस बच्चे को। एक दिन सांप आया, बच्चे के पालने में चढ़ने लगा, तो नेवला दौड़ के गया, सांप के टुकड़े टुकड़े काट डाले, मुंह में खून लगा था। ये बताने, और मालकिन जो थी वो बाहर गई थी पानी लेने के लिए, घड़े में पानी ला रही थी। खुशी से बताने के लिए नेवला बाहर निकला कि हम मालकिन को बताएंगे, लेकिन बोल तो पाता नहीं था। वो जल्दी से बाहर निकला और वहां उसके मुंह में खून लगा देखा मालकिन ने, तो उसको लगा कि हाथ नेवले ने बच्चे को काट डाला। वो घड़ा लिया था, उनके खोपड़े पटक दिया, नेवला मर गया। अंदर आके देखा तो सांप के टुकड़े टुकड़े, बच्चा पालने में बड़ा हंस खेल रहा था। तो वहीं फिर, और उस कहानी का शीर्षक क्या है? बिना बेचारे जो करे। तो बिना बेचारे उन्होंने ऐसा किया। इसी तरह से कहानी सुना सुना के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि कथा वाचन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है? नैतिक पाठम कंठस्थीकरणे, नैतिक पाठम कंठस्थ करणे सहायम करोति। ये नैतिक पाठ, सहायम शब्द का मतलब सहायता होता है, नैतिक पाठ को याद करने में सहायता करता है, और कंठस्थ का मतलब याद करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षायाम क्रीडक आधारित शिक्षा शास्त्रस्य टॉय बेस्ड पेडागॉजी संयोजनम केन संभवति। अच्छा, पहले तो तुम जान लो क्रीडक शब्द का मतलब क्या है। अधिकांश लोग तो क्रीडक का अर्थ यही जाने होंगे खेल। क्रीडक माने खेल नहीं होता है। देखो तीन शब्द हैं, एक है क्रीडा, एक है क्रीडक, और एक है क्रीडांगन। अब इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। क्रीडा माने होता है, यहां लिख देते हैं, क्रीडा शब्द का अर्थ होता है खेल, क्रीडक मतलब होता है खिलौना, और क्रीडांगन मतलब होता है खेल का मैदान। तो यहां जो क्रीडक शब्द लिखा हुआ है वो खेल से नहीं है, खिलौने से है। तो लिखा है क्रीडक आधारित है, मतलब खिलौना आधारित। तो यहां देखो इंग्लिश में लिख भी दिया टॉय बेस्ड। टॉय माने क्या होता है? खेल होता है, खिलौना होता है। तो यहां लोग गलती, अधिकांश लोग यही गलती किए होंगे पेपर में, और क्रीडा समझे होंगे। तो क्रीडा ने क्रीडक है, तो जैसे कहा गया है टॉय बेस्ड का मतलब होता है क्रीडक आधारित। तो ये कहते हैं कि भाषा शिक्षायाम क्रीडक आधारित शिक्षा शास्त्र से, मतलब भाषा शिक्षा में क्रीडक आधारित मतलब खिलौना के आधारित, खिलौनों के आधार पर शिक्षा शास्त्र के का संयोजन केन संभव। शिक्षा शास्त्र का संयोजन किससे होता है? टॉय बेस्ड पेडागॉजी, मतलब क्रीडक खिलौना के आधारित शिक्षा शास्त्र का संयोजन किससे संभव है? खिलौना आधारित शिक्षा, मतलब खिलौनों के माध्यम से शिक्षा देना, छोटे छोटे खिलौनों के माध्यम से शिक्षा देना। ये किससे संभव है? पहला, क्रीडक प्रयुज्य अभिनय क्रीड़ा, मतलब खिलौनों का प्रयोग करके। अभिनय क्रीड़ा का मतलब होता है नाटक करना। कक्षाया एकस्मिन् प्रांतरे क्रीडक प्रकोष्ठ स्थापना, कक्षा के एक प्रांतरे मतलब एक किनारे क्रीडक प्रकोष्ठ स्थापना, मतलब खिलौनों के का कोना बनाना, खिलौनों का कमरा बना देना। प्रकोष्ठ मतलब कमरा भी ले सकते हैं। तो कक्षा में, कक्षा के एक किनारे, अच्छा कक्षा में है तो यहाँ प्रकोष्ठ का मतलब कमरा नहीं है, प्रकोष्ठ का मतलब एक छोटी सी अलमारी। तो कक्षा के एक किनारे पर एक छोटा सा खिलौनों की अलमारी की स्थापना कर देना। नैतिक मूल्यवान शिक्षणाय क्रीडका नाम प्रयोग, नैतिक और मूल्यवान शिक्षण के लिए खिलौनों का प्रयोग करना, अथवा प्रिय क्रीडका नाम रेखांकनम, और प्रिय क्रीडक मतलब खिलौना, प्रिय खिलौनों का रेखांकन करना।
प्रिय खिलौनों का रेखांकन मतलब प्रिय खिलौने ही लाके रखना। अब कहते हैं कि टॉय आधारित जो पेडागॉगी है, क्रीडक आधारित जो शिक्षा शास्त्र है, उसके संयोजन किससे संभव है? क्या करना चाहिए? तो ये क्रीडक आधारित एक शिक्षा शास्त्र ठीक रहेगा। तो पहला दिया खिलौना का प्रयोग करके नाटक करना, दूसरा कक्षा के एक कोने पर अलमारी बनाना जिसमें खिलौने रखा जाए, तीसरा दिया नैतिक और मूल्यवान शिक्षण के लिए खिलौनों का प्रयोग करना, और चौथा कहा प्रिय क्रीडकानाम रेखांकनम मतलब प्रिय खिलौनों का रेखांकन करना। तो भैया क्रीडक आधारित अगर खिलौना करना है, बच्चों को खिलौनों के आधार पे अगर शिक्षा देना है तो खिलौने वही रखो जो छात्रों को प्रिय हो, जो छात्रों को देखने में अच्छे लगेंगे तो वो सीखेंगे, और जो खिलौने उनको प्रिय नहीं होंगे उससे छात्र क्या सीखेंगे। इसलिए कहा गया है प्रिय क्रीडका नाम रेखांकनम। प्रिय मतलब होता है जो छात्रों को प्रिय होंगे, क्रीडक माने खिलौने, रेखांकन मतलब रखना, रेखांकन करना मतलब वहीं लाके रख देना। तो कहते हैं प्रिय खिलौने जो हों वही लाके रखा जाए। इससे ही जो है पेडागॉगी जो होगी, टॉय बेस्ड पेडागॉगी होगी, शिक्षा शास्त्र होगा, वही इसी से संयोजन ठीक होगा। क्योंकि छात्र के लिए जब खिलौने अट्रैक्टिव होंगे, उनको पसंद होंगे, वो रखे जाएंगे, तभी ये संभव हो सकता है। ठीक है, तो यही विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु विद्यार्थिनां श्रवण कौशलम मूल्यांकनाय उपयुक्त तमः मूल्यांकन गतिविधि है। कहते हैं निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल, तो कहते हैं श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने, मूल्यांकन समझ रहे हो, परीक्षा लेने के लिए उपयुक्त तमः मूल्यांकन गतिविधि, उपयुक्त मूल्यांकन गतिविधि कौन सी है? निम्नलिखित में से विद्यार्थियों का जो श्रवण कौशल है उसका मूल्यांकन हम किससे करें, किस विधि से करना है, कौन सी विधि उपयुक्त तमा, उपयुक्त है, 3 उपयुक्त नहीं है, 1 है, कौन सी? अभिनय क्रीडायाम चारित्र अभिनयम, अभिनय क्रीड़ा मतलब नाटक के माध्यम से, चरित्र का अभिनय कर, बच्चे जो है नाटक कर रहे हो उसमें चरित्र का अभिनय देख लो, उसके आधार पर श्रवण कौशल का मूल्यांकन करो। तो अभिनय के लिए श्रवण कौशल का कोई लेने देना नहीं, श्रवण मतलब सुनना होता है। अभिनय करेंगे तो अभिनय के लिए उनका मस्तिष्क तो तेज होगा, अभिनय कौशल भी तेज है, लेकिन श्रवण कौशल से अभिनय का कोई लेना देना नहीं। मतलब अभिनय मतलब नाटक करना, बच्चे नाटक करें और चरित्र का अभिनय देखो उनका कि चरित्र का अभिनय कैसा कर रहे हैं। ठीक है, हाव भाव। आपण दृश्य से वर्णन, आपण माने होता है बाजार, बाजार के दृश्य का वर्णन करें, बच्चे बाजार के दृश्य का वर्णन करें, उससे उनका श्रवण कौशल बढ़ेगा? नहीं, उससे सुनने से, श्रवण कौशल मतलब सुनना, सुनने वाला कौशल। प्रातः सभायाम वृत्ति पत्र पठनम, प्रातः सभायाम मतलब प्रार्थना जिसको कहते हैं, प्रार्थना में वृत्ति पत्र पठनम, जो वृत्ति पत्र का अखबार आता है उसको पढ़ें, उसको पढ़ने से उनका पठन कौशल पता चलेगा, श्रवण कौशल नहीं पता चलेगा। और शिक्षकेण कथितायाः कथायाः पुनर्पठनम, और शिक्षक के द्वारा कथितायाः माने कही गई कथा का पुनर्पठनम, पुनर्पठन माने फिर से पढ़ना, मतलब पहले कक्षा में शिक्षक ने कथा कही हो और वही छात्र जो है फिर से कह दे, ये है। पूछो क्यों ये है? वो ये है, श्रवण कौशल का मतलब है कि बच्चे ने सावधानी पूर्वक सुना है, ये कैसे पता चलेगा? बाजार का दृश्य दिखाएगा तो नहीं पता चलेगा, अभिनय क्रीड़ा चरित्र अभिनय, उसके अभिनय कर रहा हो, नाटक कर रहा हो, उसके चरित्र का अभिनय देखो, उससे भी नहीं पता चलेगा। और प्रातः सभा जो प्रार्थना सभा होती है उसमें अखबार पढ़ देगा, उससे भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें तो पठन कौशल मजबूत होगा। और बल्कि पहले शिक्षक ने कोई कथा कह दी है और उसके बाद वो फिर से वही कथा कह दे तो पता चलेगा, क्योंकि उसने सुना है तभी कह पा रहा है। जैसे क्लास में कक्षा में एक कथा सुनाई शिक्षक ने और फिर छात्र से कहा चलो इसको बताओ दोबारा, अगर वो बता ले गया तो समझो उसने ध्यान से सुना है। जैसे अक्सर होता क्या है, शिक्षक पढ़ाते रहते हैं, बच्चे पीछे, गर्मी का मौसम होता है, नींद आती रहती है, ऊँघाते रहते हैं। अब ऊँघाते रहेंगे, वही शिक्षक पूछ ले चलो बताओ क्या पढ़ा रहे थे हम, और बता ले गया तो समझो सुन रहा था, नहीं बता पाया तो नहीं सुन रहा था। तो कक्षा में कोई भी कथा कही गई है उसको फिर से वो पढ़ दे, वो सुना दे, तभी समझो उसका जो है श्रवण कौशल मजबूत है, उसी से मूल्यांकन हो सकता है, बाकी किसी चीज से नहीं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भाषा कार्य शिक्षक मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोग करो। इसलिए हमको विकल्प मिला, बड़ा हंसी आ रहा था। क्या कहते हैं? भाषा कार्य शिक्षक, भाषा के कार्य में शिक्षक मेनू कार्ड का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? मेनू कार्ड का। एतत् मेनू कार्ड, ये मेनू कार्ड क्या है? और तुमने सुना होगा मेनू कार्ड कहाँ सुना है? रेस्टोरेंट में, खाने के लिए, जहाँ खाना लिखा होता है, खाने के रेट लिखा होता है, मेनू कार्ड है। यहाँ भी मेनू कार्ड होता है, शिक्षक के हाथ में भी मेनू कार्ड होता है। अब कहते हैं मेनू कार्ड क्या होता है? पहला प्रौद्योगिकी
प्रयोगाय एतत् तु प्रासंगिक सामग्री, प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए यह प्रासंगिक सामग्री है। ये मेनू कार्ड है क्या? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निकली प्रयोग करने के लिए जो प्रासंगिक सामग्री होती है वह है, या भाषा शिक्षण प्रामाणिक सामग्री, भाषा शिक्षण में जो प्रामाणिक सामग्री वह है, या खादितुम विद्यार्थी से जिह्वा लौल्यम जनयिष्यति। ये देखो क्या खादितुम माने खाने के लिए, विद्यार्थी से मतलब विद्यार्थियों में, जिह्वा लौल्यम माने जीवान में पानी आ जाना, उसको जिह्वा लौल्यम बोलते हैं। जिह्वा में लालाई जवान मोमो जैसे देख लो ऐसे, तो वो जिह्वा लौल्यम है, जवान लपलपाने लगती है, उसको जिह्वा लौल्यम बोलते हैं। तो कहते हैं खादितुम विद्यार्थी जिह्वा लौल्यम जनयिष्यति, खाने के लिए विद्यार्थियों में जिह्वा लौल्य में जवान में पानी आ जाता है। और भाषा कक्षायाम सामग्री रूपेण न प्रयोज्यम, भाषा कक्षा में सामग्री के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो गलत है, प्रयोग कर रहा है वो कहना करना नहीं चाहिए। दूसरा भाषा शिक्षण है जिह्वा लौल्यम, ये मेनू कार्ड मान लिया रेस्टोरेंट वाला, ये भी नहीं सही है। ये सही है, ये विकल्प सही है। भाषा शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री होती है मेनू कार्ड, और प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए सामग्री प्रासंगिक सामग्री नहीं होती है। तो कहते हैं कि भाषा कार्य शिक्षक मेनू कार्ड का प्रयोग करते हैं। मेनू कार्ड कौन सा है? ये जो रेस्टोरेंट में मिलता है वो वाला है। ये भाषा कक्षा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, बातें खत्म। भाषा शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री भी होती है मेनू कार्ड, और प्रौद्योगिकी प्रयोग एतत् तु प्रासंगिक सामग्री, ये भी नहीं होता है। ठीक है, अब मेनू कार्ड के बारे में देखो लिखा है कि भाषा शिक्षण में मेनू कार्ड एक शिक्षण सामग्री या विधि है जो वास्तविक दुनिया के मेनू की तरह दिखती है। इसका प्रयोग शब्दावली सिखाने, छात्रों को विकल्प देकर प्रेरित करने और भाषा के विभिन्न पहलुओं, नाम, विवरण, कीमतों को सिखाने के लिए किया जाता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया जीवंत और प्रामाणिक बनती है। खासकर रेस्तरां थीम वाले कार्यों और अनुभवात्मक शिक्षा में ये सब काम होता है। ठीक है, तो ये मेनू कार्ड होता है। तो देखिए ये 2021 के दिसंबर में जो प्रश्न पेपर हुआ था, प्रश्न पत्र आया था संस्कृत का, उसका खंड 2 का मतलब है कि प्रश्न पत्र को हम 2 भागों में बांट दिए थे संस्कृत के, हर प्रश्न के, ताकि वीडियो लंबा ना होने पाए, हम विस्तार पूर्वक समझाते हैं आपको। 15 क्वेश्चन जो पैराग्राफ के थे वो हम पहले भाग में किए थे, और दूसरे भाग में पेडागोजी के क्वेश्चन हल करा रहे थे। ठीक है, तो ये थे। अब कल से हम प्रश्न पत्र को लेके पूरे नहीं आएंगे, सभी प्रश्न पत्रों में से ढूंढेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अलग करेंगे, उन प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद उनके विकल्पों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जिससे एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आप एक एक दो बिंदु को समझ सकते हो, एक एक दो टॉपिक पढ़ सकते हो। और ये है हमारी लक्ष्य भेदक सीरीज। कल से लक्ष्य भेदक सीरीज आरंभ होगी, और आप लोग बने रहिए। शाम के समय, शाम को 7 से 8, वैसे 7 बजे का हमने समय रखा है, अगर लेट होता तो 8 बजे अवश्य मिलेगा। 7 से 8 के बीच आपका जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और पुनः मिलते अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। और साथ ही साथ हम व्याकरण भी आपको पढ़ा रहे हैं, और जैसे ही ये सीटेट का समापन होगा तो यूपी टेट की भी क्लास आरंभ हो जाएगी, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। बस एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।